हेलो एंड वेलकम। आवाज एंटरप्रेन्योर में आप सभी का स्वागत है। बिजनेस शुरू करना हो या फिर उसे स्केल करना हो, इन्वेस्टर्स को अप्रोच करना हो या फिर एक मेंटोर की तलाश हो, हर तरह से आपकी मदद के लिए आवाज एंटरप्रेन्योर हमेशा तैयार है। अक्सर हमें लगता है कि नए बिजनेस को शुरू करने से बने बनाए बिजनेस को एक्सपैंड या फिर उसे स्केल करना शायद ज्यादा आसान काम होता है, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है ये फैमिली ओन्ड बिजनेस चलाने वाले यंग एंटरप्रेन्योर्स ही बता पाएंगे। आज हम इसी थीम को लेकर आए हैं, एस्टैब्लिश बिजनेस को अगले स्तर पर लेकर जाने की चैलेंजेस क्या हैं इस नए जनरेशन के सामने, पारिवारिक बिजनेस चलाना और फैलाना कितना आसान या मुश्किल है। इसी पर हमने साउथ इंडिया की मशहूर सपना बुक स्टोर कंपनी से बात की। 1967 में सुरेश शाह ने गांधीनगर में 10 बाय 10 फीट की छोटी सी जगह में महज 1000 रुपए की लागत से बुक स्टोर की शुरुआत की। खुद का कारोबार शुरू करने की इच्छा के साथ साथ किताबों के माध्यम से शिक्षा का प्रसार बढ़ाने के दोहरे उद्देश्य पर सपना बुक स्टोर की नींव रखी गई। The only idea that he had is to do something in books to educate people, because he himself was not educated. He had only 10th standard certificate with him. He had nothing else to do. So he thought it fit that he should do something for the society and for the children as such. And that's how we started. सुरेश शाह और उनके 3 बेटों ने मिलकर मेहनत और लगन से सपना बुक स्टोर के कारोबार को इतना फैलाया कि एक छोटी सी दुकान से शुरू हुई कंपनी के आज 12 ऑफलाइन स्टोर हैं। लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने के लिए कंपनी ने कई उतार चढ़ाव देखे। समय के साथ बदलाव अपनाते हुए ग्राहकों को बांधे रखने के लिए किताबों के अलावा प्रोडक्ट लाइन में नए नए वर्टिकल्स जोड़े गए। मार्केट को जैसे जैसे बदलते हम लोग ने देखा। फॉर एग्जांपल, पहले सिर्फ किताबों में इंटरेस्ट थी, किताबों के अलावा हम लोग ने आगे आगे बढ़ते गए। वी वेंट ऑन टू ऐड ऑन समथिंग टू डू विद गिफ्ट, समथिंग टू डू विद स्टेशनरी, समथिंग टू डू विद multimedia. Everything we went on adding. As I said, that more than 200 verticals, 20 specialized verticals, stationaries. We even added something called as for baby shopping. See, basically anybody coming as a family to our store, we want everybody to get engrossed and to get something of their choice. कारोबार की बागडोर अब शाह परिवार की तीसरी पीढ़ी ने संभाली है। नितिन शाह का बेटा निजेश शाह MBA फाइनेंस के बाद सिर्फ 22 साल की उम्र में कारोबार में जुट गया और बिजनेस को नई राह पर ले जा रहा है। निजेश ने 2012 में सपना इन्फोवे के जरिए sapnaonline.com की शुरुआत की। I joined investment banking company. So I was interning there for about a month, and that's when I realized that that's not something that I want to be doing. More importantly for me was to do something that I'm very passionate about, and that's the reason why I thought of getting into technology, getting into e-commerce, and that's the year in 2012 when we started Sapna Infoway as a company and the brand SapnaOnline.com. It was important for us to understand the market, and the market then was extremely good both for the book content and the readership segment. ऑफलाइन और ऑनलाइन स्टोर के हाइब्रिड मॉडल के यूनिक प्रोपोजिशन से ज्यादा ग्राहकों तक पहुंच बनाने पर कंपनी ने फोकस किया और इस स्ट्रैटेजी का पॉजिटिव इम्पैक्ट कंपनी को पहले ही साल में दिखना शुरू हो गया। What we've realized is for the vernacular languages, for example, we have Kannada, Tamil, Marathi, Hindi, Bengali, etc. Users who cannot find titles in their local bookstores next door, they are walking to our online platforms. They are able to search very conveniently what they want, and they're able to place an order. So this way, the brand Sapna is being focused into every kind of titles under the sun. And not only books. Today we also have ebooks as a platform. All our ebooks are available on digital platforms and can be downloaded in any part of the world. पारिवारिक कारोबार का बेस होते हुए भी डिजिटल विंग को शुरू करते वक्त अपनी पहचान बनाने के लिए निजेश को कड़ी मेहनत करनी पड़ी। हर कारोबार की सबसे बड़ी दिक्कत फंडिंग यहाँ भी मौजूद थी। 10 लाख के कैपिटल से डिजिटल विंग की शुरुआत हुई, जिसमें से लगभग सभी निवेश टेक्नोलॉजी बेस बनाने पर किया गया। इन्वेंट्री पर फंड इन्वेस्ट करने के बजाय निजेश ने काफी स्मार्टली डेटाबेस होल्डर्स के साथ इन्वेंट्री उधार पर लेने के लिए टाई अप किया। We did not really stock in inventory because inventory would cost a lot of money. So we tied up with big database holders.
So we have ties with three main big database holders. One is Ingram in the US, the second one is Baker & Taylor in the UK, and third is Gardner's in the UK again. So what we do is we borrow the inventory and we showcase it on our platforms. And the money that we use is only used for technology. And slowly, as and how the months grew by, we expanded and we used our own revenues that was coming onto a platform to expand the team. जल्द रेवेन्यू जनरेट करने के लिए कंपनी ने अपना रुख सबसे पहले B2B क्लाइंट्स पर किया। कई बड़े कॉर्पोरेट जैसे HP, L&T, विप्रो, इन्फोसिस आज सपना ऑनलाइन पर स्टेशनरी खरीदते हैं। कंपनी के पास कुल मिलाकर 500 कॉर्पोरेट्स का क्लाइंट बेस है। साथ ही स्टूडेंट्स को टारगेट करते हुए कई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी कंपनी की क्लाइंट लिस्ट में शामिल हैं। इसके अलावा B2C प्लेटफॉर्म पर 5 लाख से ज्यादा ग्राहक कंपनी से जुड़े हैं। The second strategy that we used was we did not really we did not really get focused into the fictions and non-fiction, though of course we keep everything and anything, but we started to really promote the regional and the vernacular languages and the academic language books. For example, we speak of academic, we speak of about 10 lakh medical students writing medical examination. We speak of 14 lakh students in a year in India who write their bank PO exams. So we started to really push inventory, push out these kind of products to these students. And these products were not available in competitive websites. And we were extremely, delighted to serve the students segment. हाल ही में कंपनी ने इशिता टेक्नोलॉजीज को एक्वायर्ड किया है और अब इशिता के 3 ब्रांड्स बुकड्डा, कूल स्कूल और ACATZone.com का डिजिटल फुटप्रिंट और रीच बढ़ाने की तैयारी चल रही है। Recently, we acquired a company called Ishita Technologies in December 2014, which was a company backed by investors like Zodius, RN, and serial entrepreneur Ganesh Krishnan. It was a $13 million company $13 million valued company, and we acquired them last year in December, and they come with 3 very strong brands. And the coming years we'll be looking to grow these brands individually in our own capacity. कंपनी खुद की सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स को मजबूत करने के लिए सीरीज ए फंडिंग जुटाने की तैयारी में है। कॉर्पोरेट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और डायरेक्ट कंज्यूमर्स ऐसे 3 फ्रंट पर फोकस करते हुए कंपनी ने पिछले 2 सालों में लगभग $2 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया है। अब कंपनी सपना इंक इस नए वेंचर के जरिए सेल्फ पब्लिशिंग, प्रिंट ऑन डिमांड और ई बुक जैसे फीचर्स लॉन्च कर रही है और सपना राइज इस मोबाइल एप्लीकेशन से ऑथर्स और रीडर्स को सीधे जोड़े रखने के लिए नया प्लेटफॉर्म बनाने का काम जारी है। इसी के साथ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे हे ग्रुप के देवव्रत मिश्रा और वो बताएंगे एक फैमिली ओन्ड बिजनेस में कौन से बदलाव आने चाहिए ताकि आप भी नए जनरेशन के बिजनेसेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें। ब्रेक के बाद बिजनेस आपका नया हो या पुराना, आपकी खुद की आइडिया हो या फिर आपके बाप दादा की विरासत, इसमें कुछ नयापन लाना और समय समय के साथ इसमें बदलाव लाना काफी अहम होता है, खासकर फैमिली ओन्ड बिजनेसेस में। नए दौर के साथ चलना इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल जरूर है। आज इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं हे ग्रुप के डायरेक्टर मिस्टर देवव्रत मिश्रा। देवव्रत, स्वागत है आपका सिंधी से आवाज पर। हमने देखा फैमिली ओन बिजनेसेस की एक लंबी परंपरा भारत में है, चाहे वो अंबानीज हो, टाटाज हो, बिरलाज हो, तमाम फैमिली ओन बिजनेसेस है, फैमिली रन बिजनेसेस थे। अब छोटे कारोबारी के लिहाज से देखें, एंटरप्रेन्योर्स के लिहाज से भी देखें तो कई ऐसे लोग हैं जो सालों से अपने पिताजी, अपने दादाजी की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। इस समय सबसे बड़ा चैलेंज क्या आपको दिखता है इन फैमिली बिजनेसेस में? देखिए, आजकल जो बदलाव का जो गति है वो काफी बदल रहा है। तो पहले क्या होता था कि फैमिली रन बिजनेसेस या फैमिली ओन बिजनेसेस 2-3 जनरेशन्स के बाद इंडस्ट्री में चेंज होता था या इंडस्ट्री में बदलाव आता था। तो उनका ध्यान ज्यादातर ये 2-3 पीढ़ी के लिए बिजनेस को बनाए रखना, उसको शार्पली फोकस करके रखना, वो ध्यान रहता था। अभी अगर आप देखें तो एक पीढ़ी में ही बिजनेस मॉडल में काफी बदलाव आ रहे हैं। तो फैमिली ओन बिजनेसेस के लिए सबसे अहम बात 2 चीजों के ऊपर ध्यान रखने का। एक है कि इनकम, फैमिली का इनकम का एक जो रिक्वायरमेंट है कि मैंने इतना इन्वेस्ट किया,
उसका इनकम कितना जनरेट हो रहा है वो अलग है जी। और फैमिली को कंट्रोल कि बिजनेस कैसे चले वो अलग है। तो अगर फैमिली ओन बिजनेसेस को सक्सीड करना है, सफल होना है, तो ये दोनों चीजों को अलग रवैये से देखना होगा। अगर ये दोनों को कंफ्यूज कर देते हैं तो फैमिली का कंट्रोल और इनकम दोनों को अगर एक साथ मिला देते हैं तो प्रोफेशनलाइज करने में काफी दिक्कत होगी जी। और अगर बदलाव की गति तेज है तो फिर आपको लोग चाहिए जो कि आपके काम में आ सके और वो सारी स्किल सेट्स या वो सारी विचारधारा आपको अपने फैमिली के अंदर से मिलने की कम संभावना है। आपने जो बात की कि फैमिली ओन बिजनेस और फैमिली रन बिजनेस में आप अंतर देखें, उसको क्लियरली डिफाइन करें। अब वो कैसे डिफाइन किया जाए? अगर किसी का सेकंड जनरेशन का कारोबार अब कोई संभाल रहा है सेकंड जनरेशन में, अब वो कैसे डिसाइड करे कि मैं सिर्फ इधर से इनकम कमाऊंगा और इसको प्रोफेशनली रन करने दूं, या फिर मेरा भी उसमें उतना ज्यादा स्टेक होना चाहिए कि मैं तमाम वो कॉल्स लूं? वो कैसे फाइन लाइन है, वो कैसे डिसाइड करें कि कब आपने ढील देनी है और कब आपने यहाँ पर कसना है बिजनेस को? तो देखिए, उस पर दो चीजों के ऊपर ध्यान रखना जरूरी है कि मैं जब बिजनेस शुरू करता हूं तो मान लीजिए अगर आज के डेट पे मैं बिजनेस शुरू करता हूं तो वो उसकी चिंताधारा, वो बिजनेस मॉडल का आइडिया, वो सब मेरा है। तो मैंने उसको सोचा है कि उसको कैसे बनाऊंगा, लेकिन अकेला कोई आज तक सफल नहीं हो पाया। तो आपको कुछ लोग चाहिए जो कि वो आइडिया को लेके एग्जीक्यूशन में आपकी मदद कर सकें। अगर वो सारे फैमिली के अंदर से मिल जाते हैं तो आप बिजनेस आसानी से शुरू कर सकते हैं। तो वो फैमिली कंट्रोल्ड एंड फैमिली ओन दोनों हो गए। लेकिन अगर वो बिजनेस को आपको ग्रो करना है और अगर आपको उसको कंटिन्यूअसली उसको अपग्रेड करना है, वातावरण के हिसाब से उसको चेंजेस लाने हैं, तो ये हो सकता है कि वो सारे स्किल सेट्स आपके फैमिली के अंदर ना हो, तो वो आपको बाहर से लाने पड़ेंगे। अगर बाहर से किसी को लेके आते हैं तो वो कंट्रोल एनवायरनमेंट में कौन आना चाहेगा? प्रोफेशनल जाना नहीं चाहेंगे, उनको थोड़ा फ्रीडम चाहिए, उनको ऑटोनॉमी चाहिए। तो वो वातावरण बनाने के लिए जिससे इन लोग बाहर से आ सकें, आपको ये रवैया बदलना पड़ेगा कि कंट्रोल और इनकम, ओनरशिप, ये दोनों अलग चीजें हैं। ओनरशिप आप अभी भी बनाए रख सकते हैं, लेकिन कुछ कंट्रोल आपको प्रोफेशनल्स को देना पड़ेगा, नहीं तो फिर उनका क्या इंटरेस्ट रहा बिजनेस में। आजकल के जमाने में जहां पर सब कुछ एक एप्लीकेशन के बेसिस पर हो रहा है, सब कुछ ई कॉमर्स पर हो रहा है। हमने जो एग्जाम्पल लिया है इस कार्यक्रम के पहले सेगमेंट में, एक पुराना बुक स्टोर था जिसको सेकंड जनरेशन ने थोड़ा सा ढालने की कोशिश की है बदलते समय के लिहाज से। अब वो कितना इंपॉर्टेंट होता है कि आप डिसाइड करें कि कब आपको अपने पुराने बिजनेस से थोड़ा सा हट कर अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी, क्योंकि मेरे ख्याल में यहीं पर छोटे फैमिली ओन बिजनेसेस थोड़ी बहुत मार खा रहे हैं। देखिए, सक्सेसफुल बिजनेस का जो मॉडल है वो काफी मतलब यूनिवर्सल है। वो वही बिजनेस सक्सेसफुल होता है जो बदलते समय के साथ कॉन्स्टेंटली अपने आप को रीइन्वेंट कर सके। तो मान लीजिए अगर टेक्नोलॉजी काफी जल्दी चेंज हो रही है तो आप किस गति के साथ वो टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करते हैं, वो आपके लिए सक्सेस का क्राइटेरिया बनता है। तो अगर वो एक फैमिली ओन बिजनेस है, मान लीजिए पुराना बुक स्टोर है, तो बुक स्टोर का बिजनेस उसके साथ सेंटिमेंटल होकर कोई फायदा नहीं है। उसका अगर आप इनकम का नजरिए से देखें तो इनकम के नजरिए से बुक स्टोर के बिजनेस का इनकम धीरे धीरे डिमिनिश करता जाएगा, घटता जाएगा। तो वो इन्वेस्टमेंट आप अगर जेन्युइन बिजनेस इन्वेस्टर हैं तो वो आप इन्वेस्टमेंट वहां लगाएंगे जहां से इनकम का ज्यादा अपॉर्चुनिटी हो। जो आपने प्रोफेशनल हेल्प की बात की, अब धीरे धीरे करके लोग प्रोफेशनल हेल्प को इंक्लूड कर रहे हैं अपने बिजनेसेस में। शायद ये मेट्रोज में एक फास्टर स्केल पर हो रहा है एज अगेंस्ट द मेनी मेट्रोज इन द स्मॉलर सिटीज। अब छोटे शहरों में जहां पर काफी फैमिली रन बिजनेसेस हैं लेकिन शायद प्रोफेशनल हेल्प नहीं मिल रही है, उसके लिए तोड़ क्या है? क्या आप सिर्फ कंसल्टेंट के बेसिस पर अपने बिजनेस में वो बदलाव लाएं, या फिर वाकई में ढूंढे उस एक शख्स को जो आपके बिजनेस को उतना टाइम देने को तैयार है, आपके साथ काम करने को तैयार है? उसका सबसे सफल तरीका जो है कि आप ऐसे लोगों को ढूंढें जो कि ओनर प्रोफेशनल जैसे बिहेव करें, कि उनका वो बिजनेस में इंटरेस्ट हो, वो सोचें कि ये बिजनेस को जितना ग्रो करेंगे उतना उनका भी उसमें फायदा है, और वो कंसल्टेंट के नजरिए से ना देखें तो सबसे अच्छा है। और आजकल के जमाने में जहां पर इतना बड़ा पैसा वेंचर कैपिटल के थ्रू
पीए इन्वेस्टमेंट के थ्रू बिजनेसेस में लग रहा है, नए बिजनेसेस में लग रहा है, अगर एक फैमिली ओन बिजनेस को नए स्केल पर ले जाना है, क्या एक जरिया रह सकता है कि आप इस तरह के एवेन्यूज को भी टैप करें जहां पर आपको पैसा मिलेगा, शायद एक मेंटोर भी मिले, कोई आपको नए एक्सपीरियंस लोग बोर्ड पर भी आते हुए दिखाई दे? फिर सवाल होता है कि हम कितना इन्वॉल्व रहें, कितना बैकसीट लें एज अ ओनर प्रमोटर, और कितनी ढील दें आपके नए निवेशकों को, आपके नए बोर्ड मेंबर्स को? देखिए, फैमिली ओन बिजनेसेस के लिए काफी सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं। आप डेट का जरिया ले लें तो अगर आपका बिजनेस फंडामेंटल स्ट्रांग है तो आप डेट लेके भी बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, वो एक तरीका है। लेकिन अगर आप मान लीजिए इक्विटी डायल्यूशन के थ्रू से अगर करना चाहते हैं तो प्राइवेट इक्विटी, अगर आपके पास स्केल है तो प्राइवेट इक्विटी सबसे अच्छा तरीका है। क्योंकि प्राइवेट इक्विटी में सेंस ऑफ ओनरशिप, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है, जो कि वेंचर कैपिटल में थोड़ा कम समय के लिए कमिटमेंट होता है। और प्राइवेट इक्विटी का मॉडल ये है कि वो बिजनेस में सक्सेसफुल होगा तभी प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स का कुछ वैल्यू डिराइव होगा। तो उसमें दोनों पार्टीज का इंटरेस्ट बना हुआ है कि बिजनेस कैसे सक्सेसफुल हो, बिजनेस कैसे ग्रो करे। तो वो एक अच्छा तरीका बन सकता है अगर आपके पास खुद का कैपिटल नहीं है। अगर खुद का कैपिटल नहीं है तो अगर खुद का कैपिटल है तो फिर आपको प्रोफेशनल्स लाके आपको खुद को एक वीसी या प्राइवेट इक्विटी की तरफ से नजरिए से देख के आप उस हिसाब से उनको नए नए बिजनेसेस बनाने के लिए आप फंडिंग दे सकते हैं। क्योंकि एंजल मतलब आप एक एंजल इन्वेस्टर जैसा काम करें तो आपको बिजनेस के लिए नए आइडियाज भी मिलेंगे और आपको काफी सीखने को मिलेगा जो आपकी पुरानी बिजनेस में भी आप लगा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देवव्रत, हमारे लिए समय निकालकर इन तमाम चीजों पर बात करने के लिए। आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर सीएनबीसी आवाज पर। शो के आखिरी हिस्से में वक्त हुआ है कुछ गुरु ज्ञान लेने का। एंटरप्रेन्योर यानी कि कैप्टन ऑफ द शिप, चारों दिशाओं पर नजर रखते हुए आपको ये बिजनेस का जहाज चलाना है। ऐसे में वक्त का सही इस्तेमाल करना सबसे जरूरी है। कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें दूसरे लोगों पर सौंपना होगा और कुछ कामों को मना करते हुए आपको अपने कीमती समय का सही इस्तेमाल करना होगा। तो कौन सी वो बातें हैं, कौन से वो काम हैं जिसे आपको कहना है एक स्ट्रिक्ट नो, ये जानते हैं एक्यूमेन बिजनेस कंसल्टिंग के तनवीर शेख से। ऐसी चीजों को ना बोलिए जो काम आप दूसरों से करवा सकते हैं। तो आपके पास कुछ काम आता है जो दूसरा भी कोई कर सकता है। सो बिटवीन टू ऑफ यू, आप और कोई दूसरा पर्सन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर सकता है उसको करना चाहिए। बिकॉज आप वही काम करें जो आपको करना है या आपकी काबिलियत है। से नो टू एक्शंस दैट डोंट मैच योर विजन। मतलब आप ऐसी चीजों को ना बोलना शुरू करें जो आपके विजन को अलाइंड नहीं है। तो बहुत सारे एक्टिविटीज दिन में आते हैं, हम शुरू कर देते हैं उसके ऊपर काम, लेकिन क्या वो आपके लॉन्ग टर्म विजन में फिट करती हैं? हर बार ये सवाल पूछिए, क्यों कर रहे हैं हम? इज इट रियली वर्किंग ऑन दिस विजन ऑफ माइंड? विजन फॉर योर वर्क, विजन फॉर योर कंपनी, विजन फॉर योर प्रोडक्ट, विजन फॉर योर लाइफ, विजन फॉर योर हेल्थ, अलग अलग चीजें होती हैं। तो ये एक्चुअली आपके अलाइन है या नहीं है? तो इस पे आप एक सवाल हमेशा पूछ लीजिए। से नो टू एक्शंस विच आर नॉट मैचिंग योर विजन। नो टू थिंग्स दैट डिस्ट्रैक्ट एंड डिस्ट्रॉय योर टाइम। अगेन, नो ऐसी चीजों को बोलिए जो आपको डिस्ट्रैक्ट करें या आपका टाइम डिस्ट्रॉय करें। अब इसमें क्या चीजें आ सकती हैं? अक्सर लोग आके बात करेंगे कि फला पर्सन का ये हुआ, ऐसा हुआ, क्रिप करना शुरू करें, लॉन्ग स्टोरीज बोलना चालू करें, सिनिकल हो जाएं। आपको नहीं चाहिए ये कम्युनिकेशन। 4 नंबर पे है नो टू थिंग्स दैट आर नॉट हेल्दी एंड दैट आर नॉट गुड फॉर योर माइंड एंड बॉडी। लिमिटेड और बहुत ही प्रेशियस चीज आपके लिए ये दो है, माइंड बॉडी और हेल्थ इज इंपॉर्टेंट। एंड अगेन, यहां पर अगर आप स्लगिश फील करते हैं या आप यू आर नॉट अप टू इट, तो जो काम इतने टाइम में होगा वो ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो उस चीज के लिए ऑब्वियसली आप क्या खा रहे हैं, आप अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, वो चीजों को आपको नो बोलना है, तब आपका टाइम स्टिल बेटर मैनेज होगा। और लास्ट पॉइंट है से नो टू थिंग्स दैट आरंट अप टू यू एंड नॉट इन योर कंट्रोल। यानी कि ऐसी चीजों के ऊपर आप टाइम क्यों डालते हैं जिसके ऊपर आपका कंट्रोल ही नहीं है, डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है और शायद इन्फ्लुएंस भी नहीं है। हम अक्सर ऐसी चीजों पे क्रिप करना शुरू करते हैं जो अरे गवर्नमेंट ने ये किया, ये टैक्स रूल्स ऐसे हैं, ये चाइना ने ऐसा किया, वहां से प्रोडक्ट्स ऐसे आ रहे हैं। ये
सारा चीज जो हमारे आउट ऑफ कंट्रोल है, हम उसको लेके इतना बवाल और बखेड़ा खड़ा करते हैं और बातें करते हैं और उसके ऊपर बातें खत्म भी नहीं होती। एक कंक्लूजन आ जाए और हमें क्या करना है वो देखें। इसी के साथ आवाज एंटरप्रेन्योर के इस एपिसोड में इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी कुछ और इंटरेस्टिंग बिजनेस आइडियाज और टिप्स के साथ। तब तक आप हमसे संपर्क में जरूर रहें। फेसबुक हाजिर है जहां पर आप अपने कमेंट पोस्ट कर सकते हैं। साथ ही हमें ट्विटर पर भी जरूर फॉलो करें। आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं ae@network18online.com पर। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। नमस्कार एंड टेक केयर।